जय हिंद। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होगा और भी इसका पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले आपको पता है कि BSPSL के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन जो आप किए हैं कॉमर्स से और आर्ट्स से उनके लिए भी अकाउंट्स का वैकेंसी आया हुआ है, स्टोर कीपर का वैकेंसी आया हुआ है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का भी आया हुआ, जो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं। आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी वैकेंसी है। तो ये 4-5 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो मेरा इस वीडियो में केवल और केवल आपको जानकारी ये बताना है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। केवल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा आपको जानकारी बताऊंगा। जो भी आपके मन में किसी तरह का डाउट चल रहा है, सवाल चल रहा है, सैलरी से रिगार्डिंग, प्रोबेशन पीरियड, एज के रिगार्डिंग, इसमें अपेयरिंग वाला अप्लाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, वो तमाम लोगों का आज इस वीडियो में जवाब क्लियर हो जाएगा अगर ये वीडियो सही से और ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो। देखिए सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पूरा इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, उसके बाद जो भी और वैकेंसी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको क्लियरली ही करके बता दे रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो अभी वैकेंसी आई है वो आपका ITI लेवल पे केवल आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। इसमें ना तो आपका SBO का अभी तक पोस्ट आया है और ना ही जूनियर लाइनमैन JLM जिसे बोला जाता है, और ना ही आपका AO असिस्टेंट ऑपरेटर की। ये आपका 3 पोस्ट में से किसी का भी अभी तक बहाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, SBO JLM और असिस्टेंट ऑपरेटर का। केवल आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आई है जो ITI लेवल पे है। शायद आपका आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, बट इसमें आपका 3 जो पोस्ट आपका लगातार नहीं आया, या तो SBO हो गया, AO हो गया या आपका JLM हो गया, तो इसमें थोड़ा हमें डाउट लग रहा है कि भाई आपका केवल हट के एक टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का बहाली निकाला और इन 3 पोस्ट में से कुछ भी अभी तक बहाली नहीं आया। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं शायद ये अलग से SBO असिस्टेंट और जूनियर लाइनमैन का वैकेंसी निकाला जा सकता है, जहां तक मैं देख रहा हूं समझ रहा हूं। बाकी ये मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, सरकार नहीं हूं या वैकेंसी निकालने वाला नहीं हूं कि डायरेक्टली मैं जो बोल रहा हूं वो वीडियो में आपका निकल ही जाएगा। आप जान रहे हैं एक नॉर्मल आदमी कोई भी जानकारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता सकता है, वैसे ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। बाकी जो देख रहा हूं समझ रहे हो उसके हिसाब से आपको बता दिया कि ये 3 पोस्ट में अलग से आ सकती है वैकेंसी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको BSPSL की रिगार्डिंग बहुत सी अगर देखना है, समझना है और भी जानकारी देखना है, समझना है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सा आपको बिजली विभाग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। जॉब प्रोफाइल, किसका क्या जॉब प्रोफाइल क्या होता है, असिस्टेंट ऑपरेटर का क्या होता है, टेक्नीशियन का क्या होता है, सैलरी कितना मिलता है, एज का क्राइटेरिया क्या होता है, पूरा आपको मिल जाएगा जानकारी अगर आप पूरा वो वीडियो देखेंगे। तो आप देखें जो लिंक में दिया गया है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, उस पर आप जाएंगे प्ले लिस्ट पे तो आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ जो नोटिफिकेशन जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल समझते हैं। देखिए ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का है और इसमें आपका टोटल वैकेंसी 2000 आई है। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अलग अलग आपका कैटेगरी वाई के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट आपका नीचे में पदों की संख्या दिखाया गया है। मतलब कि यहाँ पे 2000 जो टोटल वैकेंसी है टेक्नीशियन की, उसमें आपका UR कैटेगरी के लिए, G के लिए 325 है, W के लिए 175 सीट है। इसी तरह EWS के लिए 130 है और 70 है। W में G SC में आपका 260 हो गया और W में 140 हो गया। ST के लिए G में 26 है, W में 14 है, G में EBC के लिए 325 है, W में 175 है, BC में G में 234 सीट है और W में 126 है। टोटल यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट दिया गया है टोटल 2000। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में आपका क्या कुछ है, जो मेन पॉइंट है वो एक एक करके समझते चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करिए है तो फर्स्ट में आपका लिखा गया है कि मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्वावेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन में लिखा गया है मस्ट हैव 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली, NCVT स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT। मतलब कि देखिए ITI किए हैं तो जाहिर सी बात है मैट्रिक किए होंगे, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा गया है कि मैट्रिक पास हो
या मैट्रिक के जगह पे आप उसका इक्विवेलेंट यानी समकक्ष आप किए हैं तो भी इसका है वैल्यू, मतलब मैट्रिक या उसका इक्विवेलेंट है तो वो होना चाहिए। उसके बाद आपका 2 साल का ITI होना चाहिए, जो मैं आपको 10 बार बोलते आया सभी वीडियो में। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से आपका होना चाहिए, या तो SCVT या NCVT किसी से भी प्राप्त किए हैं मान्यता, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो क्वालिफिकेशन समझ गए कि ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से आपका होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे। बाकी यहाँ पे नीचे में नोट में लिखा गया है क्या कि द अपेयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि अपेयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई के लिए। ठीक है, अब आप बार बार कमेंट लिखेंगे कि सर अभी ये वाला हमारा सेशन चल रहा था तो ये सर्टिफिकेट आएगा, वो सर्टिफिकेट आने वाला है। तो मैं आपको क्लियरली करके बता दे रहा हूँ कि आपको जब वैकेंसी आया है, जिस वक्त से आपको डेट जो दिया गया है ऑनलाइन करने का, जो लास्ट तारीख है, लास्ट तारीख तक आपका सर्टिफिकेट हाथ में आ जाना चाहिए, चाहे जैसे भी जहाँ से भी आप लाए हैं, जहाँ से भी आप सेशन कंप्लीट किए हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकेंगे। और नहीं है तो आप नहीं इसमें अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है द applicant must possess the requisite qualification on the date of submission of application। ये साफ साफ जिक्र यहाँ पे कर दिया गया है। तो अपेयरिंग वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे, जिनका कंप्लीट है तो ही वो अप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको क्या बात लिखा गया है, प्रोबेशन पीरियड, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। द प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, जब से आपका अपॉइंटमेंट रहेगा, जो है अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे देख पा रहे, इफ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री द सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड। मतलब कि प्रोबेशन पीरियड में अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, अगर सेटिस्फाई नहीं आप पाए गए, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि सर्विसेज शैल बी टर्मिनेटेड। अब टर्मिनेटेड मतलब क्या होता है आप इसका समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सा कमेंट में लिख रहे थे कि ये आपका प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो मैटर है ये आपका क्लियर यहाँ पे करके लिख दिया गया है। जो आप कमेंट में लिखते रहते हैं, पहले नोटिफिकेशन देख लिया करिए कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो ये आपको अच्छे ढंग से जानकारी समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 year प्रोबेशन पीरियड, जो आपका 1 year प्रोबेशन पीरियड होगा उस दौरान जो आपका सैलरी मिलेगा 9200 से 15,500 के बीच में। लेकिन आपको 15,500 पे ध्यान नहीं देना है, मिलता जो है सैलरी वो आपका 9200 आपका मिलता है। ठीक है, जितने भी और हमारे सर्किल में फ्रेंड है उन तमाम लोगों से पूछा था, तो प्रोबेशन पीरियड जो बता रहे थे वो 9200 मिलता है स्टार्टिंग पीरियड में। ठीक है, उसके बाद आपका स्टार्टिंग पीरियड समाप्त होगा तो लेवल 4 का सैलरी मिलेगा आपका 35-34 के आसपास आपका सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कितना भी है तो 35-36 के आसपास मिलेगा ही सैलरी। प्रोबेशन पीरियड समाप्त करेंगे तब के बारे में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट की बात करिए है, तो एज लिमिट यहाँ पे कैटेगरी वाइज के हिसाब से है। जैसे में बहुत सा EBC OBC SC ST में एज का छूट मिलता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बढ़ गया एज लिमिट। तो यहाँ पे एज आपका UR के लिए जो जनरल में आता है 18 से 37 के बीच में यहाँ पे एज लिमिट है, और जो SC ST के लिए एज लिमिट दिया गया है वो 18 से 42 साल के बीच में एज लिमिट दिया गया है। EBC और BC के लिए जो एज लिमिट दिया गया है वो 18 से 40 साल के बीच में एज लिमिट दिया गया है। ये रिलैक्सेशन कर ही कि यहाँ पे 18 से 40 लिखा गया है, मतलब 18 से 37 जो है जनरल के लिए वो आपका तो है ही एज लिमिट। तो इसमें आपका EBC और BC के लिए 40 साल मैक्सिमम हो गया, तो इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया EBC BC के लिए। इसी तरह SC ST के लिए इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया। और यहाँ पे आपका फीमेल जो जनरल से बिलोंग करती है उनका 18 से 40 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए। तो ये एज बहुत बड़ा मायने रखता है, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये जितना भी एज लिमिट बताया 18 से 37 साल के बीच में, या 18 से 40 या 42 जो भी, तो ये 31/3/2024 के अनुसार कम से कम आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 42 होना चाहिए। इस डेट के अकॉर्डिंग आपका ये होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे में लिखा गया है दिव्यांग फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन कैंडिडेट शैल बी गेट रिलैक्सेशन बाई 10 years एडिशनली इन मैक्सिमम एज लिमिट। ही विल हैव to produce necessary certificate in this respect।
जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, उनके लिए एज लिमिट इसमें आपका 10 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, चाहे जो भी हो, गर्ल्स हैं बॉय हैं, उनके लिए 10 साल का इसमें छूट दिया गया है। अगर वो ईबीसी हैं तो 50 साल तक मैक्सिमम उनको एज लिमिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है उसके हिसाब से उसमें और 10 साल जोड़ देना है, वो आपका एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो मान लिया ईबीसी में कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे 18 से 40 साल के बीच में उसका एज लिमिट है, और विकलांग भी है तो 18 से 10 साल बढ़ गया तो 18 से 50 साल के बीच में आपका वो अप्लाई कर सकेंगे अगर हैं तो ये दिव्यांग के लिए 10 ईयर आपका रिलैक्सेशन हो गया। बाकी यहाँ भी और भी लिखा गया है बहुत सा लोगों के लिए, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सा बारीकी से अगर बताने लगेंगे तो ये वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है। तो इसीलिए आप पूरा जो पीडीएफ है वो आप खुद से देख सकते हैं, अगर ज़्यादा आप डीपली में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो। बाकी जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको नीचे में एप्लीकेशन फ़ी जो लिखा गया है वो आपका हो गया, जो यूआर हैं उनके लिए 1500 आपको आवेदन शुल्क लगेगा। ईबीसी के लिए भी आपका 1500 आवेदन शुल्क लगेगा, और बीसी के लिए भी 1500 इसमें लगेगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है ₹1500। तो जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कम से कम इतना आपको मतलब कि पासिंग स्कोर करना जरूरी है। इतना से अगर कम करेंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इतना में थोड़ी ना आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये तो आपका कम से कम ये आपको पासिंग स्कोर दिया गया है, कट ऑफ कितना हाई जाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कट ऑफ आपको हिसाब से देखना है, समझना है। कट ऑफ कितना भी जाएगा तो आपको 75 के आसपास तो जाएगा ही ईबीसी वगैरह का कम से कम। बाकी इसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा और कुछ नहीं होगा, सीबीटी परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद नीचे में आपका क्या लिखा गया, ऑनलाइन कब से कब तक करना। आपको ऑलरेडी पहले पता है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन इसमें होगा। अभी तो आपको ऑनलाइन भी शुरू नहीं हुआ है अभी, क्योंकि मार्च ही चल रहा है। ये अच्छी बात है कि पहले से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, उसके हिसाब से तैयारी तो चल जाएगा। और यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट दिखाया गया कि मई या जून में आपका परीक्षा होने वाला है 2024 में। तो ये टेंटेटिव है, बढ़ भी सकता है इसमें, या पहले भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखें कि इसमें आपका डेट बढ़ ही सकता है। जून जुलाई में हो सकता है परीक्षा, लेकिन कम से कम आपको इसके हिसाब से तैयारी कर लेना है कि मई जून में आपका हो ही जाएगा परीक्षा, इतना आपको उम्मीद रखना है। बाकी यहाँ पे आपका लिखा गया हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो ये खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी साइबर कैफ़े में जाएंगे तो वहाँ तो आपको अप्लाई कर ही देगा, सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो आईटीआई का। उसके बाद यहाँ पे साइन वगैरह है पूरा जीएमएचआर वगैरह का जो नोटिफिकेशन निकला गया। और सबसे लास्ट में जो मेन पॉइंट है वो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। देखिए ऑलरेडी पहले मैं इस पे बहुत सा वीडियो बना चुका हूँ सिलेबस पे। इसमें आपको क्या सिलेबस रहेगा मैं क्लियरली आपको करके बता दे रहा हूँ। इसमें करीबन जो रहता है 15 के आसपास इसमें क्वेश्चन रहता है, ये केवल कंप्यूटर से। और इसमें लगता है 35 के आसपास क्वेश्चन रहता है। मतलब ये दोनों को मिलाकर नॉन टेक्निकल से 50 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा नॉन टेक्निकल में, और टेक्निकल पेपर में 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ठीक है, अब ये 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नॉन टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट से रहेगा, इसमें आपका जनरल नॉलेज से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, हिंदी से रहेगा, और क्या रहेगा आपका इंग्लिश से रहेगा। और उसके बाद आपका कंप्यूटर में क्या क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो बेसिक नॉलेज है वो देख लेना है। तो ये कंप्यूटर का हो गया सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो नॉन टेक्निकल में अदर सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। और टेक्निकल पेपर जो फाइनल ईयर में आप आईटीआई जो स्टडी किए हैं उससे आपको केवल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे आपको खुद से दिमाग लगाना है, ये नहीं कि कोई बताएगा कि ऐसे तैयारी कर लो वैसे तैयारी कर लो। देखिए इसमें जो तैयारी जो खुद से दिमाग लगाता है ना वही सक्सेस हो पाता है, जो अलग सोचता है। क्योंकि वीडियो तो कई लोग बनाते हैं और उसमें समझावट की बात सभी लोग बोलते हैं, और बहुत से लोग तो डीपली तक बता देते हैं। तो क्या सबका रिजल्ट हो जाता? नहीं, सबका रिजल्ट होता है। डिपेंड करता है कि वो उसमें स्टूडेंट जो हैं उनका रिजल्ट करता है डिपेंड, वो कैसे लोग हैं उसके हिसाब से उनका रिजल्ट
तय होता है। तो आपको खुद से सोचना है। अब यहाँ पे दिमाग यही लगाना है कि हमको सबसे अधिक फोकस कौन सा करना है। इसमें केवल 50 है, तो इसमें अभी तो एकदम पूरा एकदम 50 जब मार्क्स का है तो ITI पे पूरा फोकस करना है। उसके बाद आपको कंप्यूटर पे फोकस करना है और भूल जाना है आपको भाई GK को, क्योंकि GK में आपका जो है इसमें आपका हो गया पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, कितना 6-7 सब्जेक्ट हो गया और इसमें से मात्र 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें काहे के लिए हम फोकस करने जाएंगे, इसको भूल जाना है। मेन इसको और कंप्यूटर को तैयारी कर लेना है। बाकी लास्ट वक्त में एक आध नजरी सब देख लेना, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ये सबको कुछ भी फोकस नहीं करना है, केवल आपको ये और ये दोनों सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो ये नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ लिखा गया था वो मैं आपको बता दिया। बाकी मैं और भी बहुत सा जानकारी आपको डीपली में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेकर। आप कमेंट लिखें, क्योंकि आप कमेंट लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी भी देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।